हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है और साथ ही साथ आपके टेस्ट, एग्जाम्स, बोर्ड एग्जामिनेशन हर एक की प्रिपरेशंस आपको बहुत ही अच्छे से और वो भी 100% फ्री कराता है। तो आज का हमारा जो वीडियो है ये भी आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशंस के लिए ही है। हम लेकर आए हैं आज मैग्नेट ब्रेन्स सैम्पल पेपर सॉल्यूशंस फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। आज की हमारी क्लास है क्लास 12th हिंदी कोर। आज हम कर रहे हैं पेपर नंबर 9। तो अभी तक 8 पेपर कंप्लीट कर चुके हैं, पैटर्न से अच्छी तरह हैबिचुअल हो चुके हैं। अब हमें जो करना है वो ये देखना है कि क्या हमारी स्पीड बिल्डअप हो पाई है 3 घंटे के लिए जो हमारा पेपर होता है उसको करने के लिए। तो सबसे पहले अब आज को आप, इसके बाद अभी 9 है 10 है हमारे पास सैम्पल पेपर। तो इन 2 सैम्पल पेपर को आप एक टाइमर लगा के लिटरली रिटन वे में करने की कोशिश कीजिए। देखिए कि आपकी स्पीड उतनी है कि आप सारा कंप्लीट कर सकते हैं। आपकी मिस्टेक्स, आपकी हैंड राइटिंग, सभी कुछ को आप टेस्ट आप इन लास्ट 2 पेपर्स में करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो है सामान्य निर्देश। निर्धारित घंटे 3 घंटे दिया गया है, निर्धारित समय। तो 3 घंटे तो आपको रिटन वर्क मिलता है और 15 मिनट्स आपको प्रायर जो है वो रीडिंग टाइम मिलता है। तो उसको भी आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। फिर उसके बाद आते हैं, आप देख रहे हैं कि 80 मार्क्स का हमारा पूरा पेपर है। प्रश्न पत्र 2 खंड आ और बा में विभक्त है। कुल प्रश्न पत्र कुल प्रश्न जो हैं आपके पास 13 दिए गए हैं। खंड आ में 45 वस्तुपरक प्रश्न पूछेंगे, जिनमें सिर्फ 40 के उत्तर देने हैं। 45 क्वेश्चन हैं लेकिन सिर्फ 40 के क्वेश्चन आंसर देने हैं। वो भी आपको निर्देश दिए गए हैं, उसी के हिसाब से करेंगे। खंड बा वर्णनात्मक है, यानी कि सब्जेक्टिव पूछा गया है। इसमें सभी प्रश्नों के साथ आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। प्रश्नों के उत्तर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए, क्योंकि जो निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करना आपके लिए बहुत अनिवार्य है। फिर है दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है, मतलब पूरे के पूरे जो 13 प्रश्न हैं इनके उत्तर आपको हर हाल में देने ही देने हैं। फिर आते हैं यथासंभव दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर क्रमशः दीजिए, यानी कि आपको सीक्वेंस में काम करना है। इधर से उधर आप कुछ नहीं करेंगे कि प्रश्न संख्या 13 पहले कर दिया, फिर 7 कर दिया, फिर 6 कर दिया, ऐसा कुछ नहीं करना है। नंबर 1 to 13 एकदम लाइन से आप सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। अब आते हैं खंड आ का प्रथम प्रश्न है अपठित गद्यांश। यहाँ हमारे पास एक अपठित गद्यांश दिया गया है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और इस पर आधारित 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देंगे। सारे ही प्रश्न करने हैं, 1 मार्क्स ईच रहेगा। गद्यांश है, दबाव में काम करना व्यक्ति के लिए अच्छा है या नहीं, इस बात पर प्रायः बहस होती है। कहा जाता है कि व्यक्ति अत्यधिक दबाव में नकारात्मक भावों को अपने ऊपर हावी कर लेता है, जिससे उसे अक्सर कार्य में असफलता प्राप्त होती है। वह अपना मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी खो बैठता है। दबाव को यदि ताकत बना लिया जाए तो न सिर्फ सफलता प्राप्त होती है, बल्कि व्यक्ति कामयाबी के नए मापदंड रचता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जब लोगों ने अपने काम के दबाव को अवरोध नहीं बल्कि ताकत बना लिया है। कहते हैं ना, प्रेशर जब होता है तो हम काम बहुत अच्छे से कर पाते हैं, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसा होता है कि प्रेशर में जो है उनका काम बिगड़ जाता है। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छा करेंगे और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में काम कर देते हैं। सॉरी। सुख दुख, सफलता असफलता, शांति, क्रोध और क्रिया कर्म हमारे दृष्टिकोण पर ही निर्भर है। मतलब हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है ये इस पर ही डिपेंड करता है। जॉर्ज सिल्वा इस बात से सहमत होते हुए भी अपनी पुस्तक यू द हीलर में लिखते हैं कि मन मस्तिष्क को चलाता है और मस्तिष्क शरीर को। इस तरह शरीर मन के आदेश का पालन करता हुआ काम करता है। तो यहाँ पर जो सिल्वा आ के की बात से हम सहमत हैं कि देखिए क्या है कि उन्होंने ये चीज़ हमको बताई है कि मन मस्तिष्क जो है, हमारा मन और मस्तिष्क दोनों ही हमको मन जो है वो मस्तिष्क को चलाता है और मस्तिष्क शरीर को चलाता है। बात सही है, हमारा मन नहीं होगा तो हम चाहे लाख काम करना चाहे हम नहीं कर सकते। और अगर मन है, अगर हम थके भी होंगे तो भी क्या होगा, मस्तिष्क हमारे शरीर से काम करवा ही लेता है। दबाव में व्यक्ति यदि सकारात्मक होकर काम करे तो वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में कामयाब होता है। दबाव के समय मौजूद समस्या पर ध्यान केंद्रित करने और बोझ महसूस करने की बजाय यदि यह सोचा जाए कि हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं जो एक कठिन चुनौती को पूरा करने के लिए तत्पर हैं, तो हमारी बेहतरीन क्षमताएं स्वयं जागृत हो जाती हैं। हम अपने आप को समझें कि हम स्पेशल हैं, कि ये काम करने के लिए हमें चूज़ किया गया है, तो ये अंदर से ही हमें एनर्जी देता है और हम बहुत अच्छे से उस काम को करते हैं।
हमारा दिमाग जिस चीज पर भी अपना ध्यान केंद्रित करने लगता है वह हमें बढ़ती प्रतीत होती है। यदि हम अपनी समस्याओं के बारे में सोचेंगे तो वे और बड़ी होती महसूस होती हैं। अगर अपनी शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो वो भी बड़ी महसूस होंगी। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जीतना एक आदत है, पर अफसोस हारना भी आदत ही है। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम एक बहुत छोटे से उदाहरण के साथ समझाते हैं कि आप कभी जो है कहीं बैठे हों और आप बहुत बोरियत महसूस कर रहे हो, तो आपके लिए समय बहुत लंबा हो जाता है, क्योंकि आप बार बार आपका ध्यान कहाँ है, घड़ी पर है, तो वो समय लंबा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, जो चीज़ इन्होंने यहाँ पर बताई है। ठीक है ना। अगर आपका ध्यान घड़ी पर नहीं रहेगा तो समय यूं निकल जाता है। तो यही चीज़ आपसे बताई गई है कि हमारा ध्यान जहाँ केंद्रित होता है वो चीज़ हमें अपने आप बड़ी होती हुई महसूस होती है। अब इस पे आधारित प्रश्न देखिए क्या है। दबाव में कार्य करने पर व्यक्ति डैश हो जाता है। क्या हो जाता है? आलसी, सक्रिय, नकारात्मक या मूर्ख। तो गद्यांश के हिसाब से है कि वो जो है नकारात्मक भी हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, दबाव में हम कार्य करते हैं तो निगेटिव थिंकिंग भी हमारे अंदर जो है डेवलप होने लगती है। नेक्स्ट है, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लेने का क्या परिणाम होता है। अगर हम अपनी ही वीकनेस को अपनी ही ताकत बना लें तो क्या होगा? सफलता प्राप्त होती है, शरीर में ताकत आ जाती है, नकारात्मकता आ जाती है, कमजोरी और बढ़ जाती है। तो क्या होगा, जब अपनी कमजोरी को हम अपनी ताकत बना लेते हैं तो सफलता प्राप्त होती है। कहते हैं ना, अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाइए। तो वीकनेस को जब हम स्ट्रेंथ बनाते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास कुछ ऐसा बचा नहीं कि कोई हमको हरा सके, यानी कि तो फिर क्या होगा, हमें जाहिर सी बात है सफलता ही मिलेगी। हमें समस्याओं के बजाय कहाँ ध्यान केंद्रित करना चाहिए? अपनी कमजोरियों पर, शक्तियों पर, वातावरण पे या पुस्तकों पे? हमें समस्याओं के बजाय जो है वो ध्यान केंद्रित करना चाहिए अपनी शक्तियों पर। ये हम नहीं देखें कि हमारे सामने बाधा क्या है, हमें देखना है हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी ताकत क्या है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। लोगों ने अपने कार्य के दबाव को अवरोध की जगह ताकत बना लिया। रचना के आधार पर वाक्य है। अब ये हमें अब बताना है, लोगों ने अपने कार्य के दबाव को अवरोध की जगह ताकत बना लिया। इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, मिश्र वाक्य या सरल वाक्य। तो सिंपल यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये एक सरल वाक्य, क्योंकि सिंपल एक ही स्टेटमेंट में हमको ये चीज दे दी गई है। सफलता में प्रत्यय है, बहुत ही आसान है, सफल प्लस ता, तो यहाँ पर प्रत्यय क्या होगा हमारा? ता। सुख, दुख, शांति, क्रोध और क्रिया कर्म किस पर निर्भर करते हैं? वातावरण पर, दृष्टिकोण पर, आर्थिक स्थिति पर या दबाव पर। तो ये सभी जो है वो निर्भर करते हैं हमारे दृष्टिकोण, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू पे, कि हमारा देखने का नजरिया क्या है, इस पे सबसे ज्यादा जो है हमारा ध्यान केंद्रित करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे पास जो है वो 3 कथन दिए गए हैं, देखिए क्या है। यू द हीलर पुस्तक के लेखक जोश सिल्वा है। यू द हीलर पुस्तक के लेखक हेनरी केंड्री हैं। यू द हीलर पुस्तक के लेखक हेनरी सिल्वा हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो सही स्टेटमेंट है वो हमारा नंबर 1 है, यू द हीलर पुस्तक के लेखक जोश सिल्वा है। तो यहाँ पर घा वाला ऑप्शन हमारा एकदम सही होगा। देखिए, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दबाव में डैश होकर ही व्यक्ति अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में कामयाब होता है। तो क्या है? दबाव में सकारात्मक, स्वावलंबी, कार्यरत या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? दबाव में सकारात्मक होकर, अभी बोला था दबाव में व्यक्ति अक्सर नकारात्मक हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, लेकिन अगर हम पॉजिटिव रहें तो ही हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में कामयाब रहते हैं। लेखक के अनुसार हारना क्या है? कोशिश, आदत, चुनौती या प्रक्रिया। ये लास्ट पंक्ति में हमारे पास दिया था। तो क्या है? लेखक के अनुसार हारना भी एक आदत ही है। कभी कभी लोग हार जाते तो कहते हैं अरे ठीक है, भाग्य के, तो वो एक आदत हमको नहीं बनानी है। आदत जरूर है लेकिन कोशिश करिए कि उसको आदत बिल्कुल मत बनाइए। फिर क्या है? निम्नलिखित कथन कारण को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। सबसे पहले हम कथन पढ़ेंगे, फिर कारण पढ़ेंगे, फिर इसके ऑप्शंस को चूज करेंगे। कथन क्या है? देखिए, समस्याओं के बारे में लगातार सोचने का यह परिणाम होता है कि वह और बढ़ जाती है। बात सही है। अगर हम लगातार किसी समस्या के बारे में सोचेंगे तो वो हमें बहुत बड़ी प्रतीत होगी। तो यहाँ कथन सही है और कारण आर उसकी सही व्याख्या कर रही है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑप्शन का जो है वो एकदम हमारा सही है। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है।
अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 में हमारे पास 2 अपठित काव्यांश है या पद्यांश जिनको हम बोलेंगे। इन दोनों में से आपको सिर्फ एक करना है, आप जो करना चाहें वो करिए, लेकिन हम यहाँ आपको दोनों ही बता रहे हैं। तो ये जो अपठित पद्यांश है, इस पर हमारे सामने 5 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। ये देखिए 5 प्रश्न दिए गए हैं, पांचों ही प्रश्न करने हैं आपको, 1 मार्क्स ईच है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पहला पद्यांश। क्या है? यादें होती हैं गहरी नदी में उठे भंवर की तरह, नसों में उतरती कड़वी दवा की तरह, या खुद के भीतर छिपे बैठे सांप की तरह, जो औचक्के में देख लिया करता है, यादें होती हैं जानलेवा खुशबू की तरह, प्राणों के स्थान पर बैठे जानी दुश्मन की तरह, शरीर में धसे उस कांच की तरह जो कभी नहीं दिखता, पर जब तब अपनी सत्ता का भरपूर एहसास दिलाता रहता है। यादों पर कुछ नहीं कहना, खुद को कटघरे में खड़ा करना है, पर कहना मेरी मजबूरी है। तो यहाँ पर जो है कवि हमको क्या बता रहे हैं, हमारी यादों के बारे में, कि यादें क्या होती हैं, कैसी होती हैं, इनके बारे में। अब इन पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे देखिए क्या है। कवि ने किसे जानी दुश्मन की तरह माना है? मित्रों, यादों, नदी या खुशबू? तो उन्होंने किसको माना है? वो है हमारी यादें, क्योंकि अक्सर हम यादों के सहारे बैठकर अपनी बहुत सी चीज़ें हम भूल जाते हैं। या तो हमारी बहुत सुखद यादें होंगी तो हम उसी में मगन हो जाएंगे, या बहुत दुखित यादें होती हैं तो उनको याद करके हम दुखित हो जाते हैं। तो इसीलिए ये एक तरीके से जानी दुश्मन की तरह होती है, क्योंकि हम पुराने समय में ही खोकर रह जाते हैं, अपने वर्तमान और भविष्य की तरफ हम उसे नहीं देख पाते। नेक्स्ट है, खुद पर कुछ भी कहना खुद को डैश समान है। क्या करना है? कटघरे में खड़ा करने के समान है, सम्मानित करने के समान है, नेता समझने के समान है, या दीनहीन दिखाने के समान है। तो क्या है, जब हम खुद पर कुछ ही कहना खुद को क्या है, वो है कटघरे में खड़ा करने के समान है। अब जब हम यादों में जाएंगे तो हम अपने को उसके हिसाब से एनालाइज करना, भाई हमने पिछले ये किया था, अब हमें ये नहीं करना, वो हमारा गलत था, ये हमारा सही था। तो हम अपने आप को ही कटघरे में खड़ा करके बहुत सारे सवाल खुद अपने से पूछ रहे हैं ना। तो खुद पर कुछ भी कहना खुद को कटघरे में खड़े करने के समान है। यादों को मन में हलचल पैदा कर अतीत की गहराइयों में ले जाने के कारण कवि ने उन्हें क्या कहा है? तो देखिए, यादों को मन में हलचल पैदा कर, यादें जो है मन में हलचल पैदा करती है, नेचुरल सी बात है। तो अतीत की गहराइयों में ले जाने के कारण कवि ने उन्हें क्या कहा है? जानी दुश्मन की तरह है, भीतर छिपे बैठे सांप की तरह है, नदी में उठे भंवर की तरह है, या कड़वी दवा की तरह है। तो वो किस तरीके से हो जाती है? वो हो जाती है नदी में उठे भंवर की तरह, क्योंकि हमारा मन शांत होता है और ये वो यादें क्या करती हैं, हमारे मन में एकदम उथल पुथल मचा देती हैं। जैसे नदी में भंवर उठता है ना, ऐसे बहुत पूरी नदी खलबल खलबल हो जाती है, उसी तरीके से। प्रश्न संख्या 4 है, कवि ने यादों के लिए किन किन विशेषणों का प्रयोग किया है? क्या है? देखिए, शरीर में धसे कांच की तरह, नदी में उठे भंवर की तरह, जानलेवा खुशबू की तरह, या उपयुक्त सभी। तो हम ये देखेंगे कि उन जो कवि ने वो इन सारे ही विशेषणों का प्रयोग किया है। तो हम कहाँ लगा देंगे? उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 है, यादों के बारे में कुछ भी कहना कवि की डैश है। क्या है? इच्छा है, कर्तव्य है, मजबूरी है, या आदेश है। तो पद्यांश में उन्होंने क्या कहा था? वो मेरी मजबूरी है। यादों में कहने का मैं कहनी, लेकिन मैं कहना भी मेरी मजबूरी है। अब आते हैं हम दूसरे पद्यांश की तरफ। क्या दिया है? स्वार्थ का जहर जब तक आवृत रहेगा मानवता की आकृति को, और स्वार्थ की नींव जब तक जुड़ी रहेगी धन के गारे से, तब तक आत्मसंतोष केवल कल्पना की वस्तु होगी। कितने ही त्याग और धर्म के उपदेश करें, अभावों की यह रात सूनी सी अंधी रहेगी, सोचने से कार्य नहीं हो जाता, कल्पना से यथार्थ मेल नहीं खाता। आदर्श और धर्म को कागज पर उतारने से फायदा क्या? उत्तरदायित्व और संवेदनाहीन इन थोथी डिग्रियों से जीवन के दुख का रहस्य सुलझ नहीं पाता। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बताया कि व्यक्ति जब स्वार्थी हो जाता है, किस तरीके से हो जाता है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, तो जीवन वहाँ सार्थक नहीं होता है। आप चाहे जितने अपने आप को आदर्श और धर्मवेत्ता कह लीजिए, इस तरह की चीज़ें आपके जीवन में काम नहीं आती हैं।
अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए क्या है। पहला है, किस स्थिति में आत्मसंतोष कल्पना की वस्तु है? कौन सी स्थिति है? स्वार्थ का जहर में, धन रूपी कीचड़ में, का और खा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो हम ये देखेंगे ये दोनों ही स्थितियां उन्होंने बताई हैं कवि ने कि ये आत्मसंतोष कल्पना की वस्तु नहीं होती। किस स्थिति में? जब हम स्वार्थ करते हैं और जब हम धन रूपी कीचड़ में, यानी कि जब हम धन कमाने की होड़ में हो जाते हैं और सिर्फ हम अपने बारे में सोचते हैं, तो ये दोनों ही स्थितियां ऐसी होती हैं कि ये आत्मसंतोष की हमारा काम नहीं आता है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब हमारे पास कुछ कथन दिए गए हैं, इनको हमें देखना है। क्या देखिए, अभावों की रात में कवि का तात्पर्य मानवीय मूल्यों के अभाव से है। अभावों की रात से कवि का तात्पर्य नैतिक मूल्यों के अभाव से है। अभावों की रात से कवि का तात्पर्य धन के अभाव से है। तो यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं तो हमारे दो कथन सही हैं, हमारा पहला और दूसरा। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो है हमारा खा, क्योंकि यहाँ पर अभावों की रात से यानी कि मानवीय मूल्यों के अभाव से है और नैतिक मूल्यों के अभाव से है। ये दोनों ही चीज़ें जब हमारे यहाँ मेरे पास नहीं रहती तो वो हो जाती है अभावों की रात। नेक्स्ट देखिए क्या है, थोथी डिग्रियां कौन सी हैं? किन्हें थोथी अर्थात बेकार की डिग्रियां बताई गई हैं? धर्म, आदर्श, का, खा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो हम यहाँ बताएंगे कि का और खा यानी कि आदर्श की डिग्री और धर्म की डिग्री दोनों ही हमारी थोथी डिग्रियां हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे, जीवन में दुख का रहस्य कब सुलझ पाता है? स्वार्थ त्याग कर, धन लालसा त्याग कर, विकल्प का, खा सही है या इनमें से कोई नहीं। तो जीवन में दुख का रहस्य तब सुलझता है जब हम स्वार्थ त्याग देते हैं और धन कमाने का जो लालच है वो हम त्याग देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, का और खा हमारा दोनों सही है। अब आते हैं नंबर 5 पे, मानवता को किसके आवरण ने ढक रखा है? किसने ढक रखा है? स्वार्थ रूपी जहर ने, प्रेम रूपी अमृत ने, का, खा दोनों। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है हमारा स्वार्थ रूपी जहर ने, अर्थात जो हमारी मानवता है, मनुष्यता है, दूसरों की सेवा करना, ये दूसरों की हेल्प करना, इसे किसने ढका है? जब हम स्वार्थी हो जाते हैं, हम सिर्फ अपने लिए सोचने लगते हैं, दूसरों के बारे में सोचते ही नहीं, तो हमारी मानवता क्या है वो कहीं दब कर रह जाती है। अब हम आते हैं हमारी जो बुक है थर्ड बुक, अभिव्यक्ति और माध्यम, उनके अध्यायों में से हमारे सामने कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न रखे गए हैं। तो देखिए क्या है यहाँ पर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। हमें सारे ही प्रश्न करने हैं, कोई ऑप्शन हमारे पास में नहीं है। तो यहाँ पर हमारे सामने प्रश्न संख्या 3 में 5 प्रश्न रखे गए हैं, पांचों ही प्रश्न हमको करने हैं। पहला प्रश्न है, समाचार माध्यमों के लिए पत्रकारों द्वारा किया गया लेखन कहलाता है। समाचार पत्रों के लिए जो लेखन किया जाता है, पत्रकार जो करते हैं उसे क्या कहते हैं? साहित्य लेखन, पत्रकारीय लेखन, विज्ञापन लेखन, या इनमें से कोई नहीं। तो वो लेखन हमारा कहलाता है पत्रकारीय लेखन। नेक्स्ट आते हैं, मुद्रित माध्यम की भाषा की विशेषता है। मुद्रित यानी कि जो छपा हुआ, जो जितने भी माध्यम हैं हमारे जनसंचार के, उनकी क्या विशेषता होती है? बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए, लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग, लिखित भाषा का विस्तार, या उपर्युक्त सभी। तो हम यहाँ देखेंगे कि ये सभी उसकी विशेषताएं हैं। उसमें आप देखेंगे बोलचाल की भाषा का प्रयोग होता है, लोकोक्ति या मुहावरों का प्रयोग भी होता है, और इससे क्या होता है, लिखित भाषा का विस्तार होता है। याद रखिए, भाषा बोलने से ज़्यादा जितनी लिखी जाती है वो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है और हम अपने खुद के शब्दों का बहुत अच्छे से निर्माण कर पाते हैं। तीसरा प्रश्न है, इंटरनेट की बढ़ती लोकप्रियता की क्या वजह है? इंटरनेट आजकल बहुत तेजी से बढ़ गया है और भी बढ़ रहा है, इसकी वजह क्या है? पत्रकारिता की तीव्रगामी माध्यम होने के कारण, तत्काल और अपडेशन के सुविधा के लिए, तकनीक के साथ सामंजस्य के कारण, या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर इतनी तेजी से जो बढ़ता हुआ इंटरनेट की लोकप्रियता है उसके जो कारण है वो ये सभी हैं, यानी कि पत्रकारिता से बहुत तीव्र है। हम जैसे न्यूज़पेपर या समथिंग पढ़ते हैं, इससे बहुत तेज़ी से जो है ये हम तक पहुंचता है, बस हमें एक बटन क्लिक करना है, जबकि अखबार है बाहर आएगा या हम लेने के लिए कहीं बाहर जाएंगे इस तरीके से, और हर जगह अवेलेबल भी नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है तत्काल अपडेशन के लिए। अपडेशन मतलब उसमें अगर कोई घटना घटी है तुरंत विदिन सेकेंड वहाँ पर न्यूज़ अपडेट्स होती रहती हैं। फिर है तकनीक से सामंजस्य, आजकल सभी लोग बहुत अच्छे से तकनीक से हैबिचुअल होते जा रहे हैं, इसलिए भी ऐसा हो गया है। तो यहाँ पर उपयुक्त तो सभी रहेंगे।
प्रश्न संख्या 4 है, कॉलम का को कॉलम खा से उचित मिलान कीजिए। अब हमारे पास में यहाँ पर 4 जो है कॉलम्स, 2 कॉलम्स दिए गए हैं जिनमें 4 पॉइंट्स हैं, इनको हमें करना है और नीचे दिए हुए ऑप्शंस के हिसाब से इनको मिलाना है। तो देखिए क्या है, रेडियो, श्रव्य माध्यम, टीवी, दृश्य माध्यम, मुद्रित माध्यम, पत्र पत्रिकाएं, स्ट्रिंग ऑपरेशन, छिपे कैमरे द्वारा रिकॉर्ड करना। तो यहाँ पर ये सारे ही सही, मतलब पहले का पहला है, दूसरे का दूसरा है, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो हमारे पास में ये खा वाला ऑप्शन एकदम सही है, पहले का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा एकदम सही निकलेगा। तो कॉलम्स को मिलाते समय ध्यान रखिएगा कि एक आध ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसलिए सावधानी से इन ऑप्शंस को आप पहले, और लिखते समय जैसे आप कर रहे हो तो यहाँ पे भी आप टिक मार्क कर सकते हो कि कौन सा सही रहेगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5 में, समेकित, क्या ध्यान रखिए, समेकित माध्यम किसे कहते हैं। समेकित का मतलब पहले समझिए, जहां पर सभी कुछ आकर मिल जाए। ठीक है, वो माध्यम कौन सा है, इंटरनेट, टेलीविजन, रेडियो, ये सभी। तो यहाँ पर समेकित माध्यम जो है वो इंटरनेट है। क्यों? क्योंकि यहाँ दृश्य भी है, श्रव्य भी है, मुद्रित भी है, सभी सारे माध्यम यहाँ पर आ जाते हैं, इसलिए इसे समेकित माध्यम कहा जाता है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 पर, जहां पर दिया है, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। अब हमारी जो पाठ्य पुस्तक है आरोह भाग 2, उसके काव्य खंड से, काव्य खंड जो है उसमें जितने भी अध्याय हैं उसमें से किसी भी चैप्टर का कुछ अंश यहाँ पर रख दिया गया है जिसे हमें पढ़ना है। ये अपठित काव्यांश रहेगा, पठित काव्यांश रहेगा। इसको हम पढ़ेंगे और इस पर आधारित हम 5 प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान पिया किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। तो ये पाठ संख्या 1 आत्मपरिचय हरबंश राय बच्चन जी द्वारा जो है लिखित हमारी कविता है। तो किस तरीके से वो बता रहे हैं कि मैं क्या हूँ। लोग यहाँ पर धन, वैभव सभी को ध्यान देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं। मैं सिर्फ अपने आप को ही, मेरा अपना एक अलग संसार है जिसमें मैं यहाँ पर रहता हूँ। तो देखिए क्या है यहाँ पर, प्रस्तुत कविता के कवि का नाम तथा कविता का नाम बताइए। तो जैसा कि हमने आपको बता दिया कि यहाँ पर कवि हैं हमारे हरिवंश राय बच्चन और कविता है आत्म परिचय। नेक्स्ट आते हैं, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। पंक्ति में जग जीवन भार शब्दों में कवि का क्या आश्रय है। अब यहाँ पर दिया है जग जीवन भार, इसका मतलब क्या होता है, कवि क्या कहना चाहते हैं इसके मित्र। जीवन का उपयोगी सामान, यानी कि बहुत जो प्रीशियस चीज़ें होती हैं वो, जीवन की समस्याएं, सांसारिक रिश्ते, नाते व दायित्व, या विकल्प खा और गा सही है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो ऑप्शंस उन्होंने दिए हैं उसके हिसाब से जो है यहाँ पर खा और गा हमारा दोनों सही है। तो क्या है, जीवन की समस्याएं और सांसारिक रिश्ते नाते, इसी को इन्होंने जग जीवन का भार कहा है। प्रश्न संख्या 3 है, कवि हरिवंश राय बच्चन के सांसों के तार को किसने छूकर झंकृत किया है। कौन है जो उनकी सांसों को तार को झंकृत किया है, बहन ने, पत्नी ने, प्रेयसी ने, या माता ने। तो जैसा कि हम लोगों ने जब इसकी व्याख्या पढ़ी थी तो हमने बताया था कि उनकी एक प्रेयसी थी जो उनको नहीं, मतलब उनके पास नहीं रही, तो उसके लिए उन्होंने ये चीज़ कही है। प्रश्न संख्या 4 है, अलंकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है। अब हमारे यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, अब हमें देखना है कौन सा सही है। तो यहाँ जग जीवन में अनुप्रास बिल्कुल हमें सही लग रहा है। आगे बढ़ते हैं तभी इसको लेकर, सांसों के 2 तार उत्प्रेक्षा नहीं, जग पूछ रहा है उपमा नहीं, मैं अपने मन का अनुप्रास नहीं। तो सही ऑप्शन है का, जग जीवन में अनुप्रास अलंकार हमारा रहेगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5, यह संसार किसको पूछता है, कौन है जिसको वो पूछ रहा है।
विरोधियों को, निस्वार्थ भाव से परिपूर्ण लोगों को, चापलूसी करने वालों को या परिश्रमी लोगों को। तो यह संसार पूछता है उन लोगों को जो चापलूसी करते हैं। क्या अर्थात अब क्या कोई व्यक्ति है, उसकी जो आओ भगत करेगा उसी की सब लोग वाहवाही करेंगे, अगर हम नहीं करेंगे तो हमें 4 बातें सुना देते हैं, हमें कोई वक़्त ही नहीं देते हैं। तो इस तरीके से ये संसार उन्हीं को पूछता है जो चापलूसी करते हैं। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 5 पर। तो 5 में देखिए क्या है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। अब यहाँ पर हमारी जो आरोह बुक है उसका जो गद्य खंड है उसमें से एक अध्याय से एक पैराग्राफ यहाँ रखा गया है, इसे हमें पढ़ना है और इस पर आधारित हमारे 5 प्रश्नों के हमको उत्तर देने हैं। सभी करने हैं, कोई विकल्प नहीं है। गद्यांश देखिए क्या है, पठित काव्यांश है। एक एक बार मुझे मालूम होता है कि यह शिरीष एक अद्भुत अवधूत है। दुख हो या सुख वह हार नहीं मानता, ना ऊधो का लेना ना माधो का देना। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं तब भी यह हजरत ना जाने कहां से अपना रस खींचते रहते हैं। मौज में 8 याम मस्त रहते हैं। एक वनस्पति शास्त्री ने मुझे बताया कि यह उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से अपना रस खींचता है। जरूर खींचता होगा, नहीं तो भयंकर लू के समय इतने कोमल तंतुजाल और ऐसे सुकुमार केसर को कैसे उगा सकता था। अवधूतों के मुंह से ही संसार की सबसे सरस रचनाएं निकलती हैं। तो ये गद्यांश हमने बताया, इसमें शिरीष के फूल की जो है विशेषता बताई जा रही है। पाठ है शिरीष के फूल से। तो यहाँ पर जो है हम देखेंगे कि किस तरीके से इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। अच्छा, अभी गद्यांश और भी है, ध्यान दीजिएगा। कबीर बहुत कुछ शरीर के समान ही थे, मस्त और बेपरवाह, पर सरस और मादक। कालिदास भी जरूर अनासक्त योगी रहे होंगे। शिरीष के फूल फक्कड़ाना मस्ती से ही उपज सकते हैं और मेघदूत का काव्य उसी प्रकार के अनासक्त, अनाविरल, उन्मुक्त हृदय से उमड़ सकता है। जो कवि अनासक्त नहीं रह सका, जो फक्कड़ नहीं बन सका, जो किए किराए का लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया, वह भी क्या कवि है। कहते हैं कर्नाट राज्य की प्रिया विजिका देवी ने गर्वपूर्वक कहा था कि एक कवि ब्रह्मा थे, दूसरे वाल्मीकि और तीसरे व्यास। एक ने वेदों को दिया, दूसरे ने रामायण को और तीसरे ने महाभारत को। तो किस तरीके से महान व्यक्तियों की उपलब्धियों को गिनाते हुए शरीर की विशेषता बताई है। अब प्रश्न देखते हैं इस पे। पहला प्रश्न है, लेखक ने शिरीष के लिए अवधूत शब्द का प्रयोग क्यों किया है, वो क्यों बोल रहे हैं कि ये एक अवधूत है। तो देखिए क्या है, विषय वासनाओं से युक्त व्यक्ति के लिए, शमशान में रहने वाले साधु के लिए, गरीब व दुखी व्यक्ति के लिए, शिरीष को एक सन्यासी के समान बताने के लिए। तो जैसे हम लोगों ने पाठ पढ़ा हुआ है कि लेखक ने जो है ना शिरीष को एक सन्यासी के समान बताया, इसीलिए उसे अवधूत की जो है वो संज्ञा दी है। कबीर किस प्रकार के कवि थे। मस्त और बेपरवाह, सरस और मादक, क्रोधी और क्रूर, या का और खा दोनों से ही है। तो यहाँ पर कबीर जो हैं वो थे मस्त और बेपरवाह, सरस और मादक, इसलिए हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, का और खा दोनों ही। गद्यांश के हिसाब से उत्तर दीजिएगा, अपने हिसाब से नहीं देना। गद्यांश में जो चीज़ मेंशन है उसी को हमें यहाँ पर उत्तर में लिखना है। प्रश्न संख्या 3 है, लेखक ने अनासक्त योगी किसे कहा है। तुलसीदास को, कालिदास को, मीराबाई को या वाल्मीकि को। तो गद्यांश में सीधे सीधे है, अनासक्त योगी बोला है उन्होंने कालिदास को, जिन्होंने मेघदूतम की रचना करी। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित कथन कारण को ध्यान पूर्वक पढ़िए, उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही उत्तर चुन के लिखिए। कथन है, कारण है, इसको हमें पढ़ना है और इसके आधार पर नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उन पे हमें टिक करना है। तो पहले हम कथन पढ़ते हैं। कर्नाट राज की रानी ने ब्रह्मा, वाल्मीकि व व्यास को कवि माना है। ठीक है, कथन तो बिल्कुल सही है, ये हमारे गद्यांश में था। फिर क्या है, क्योंकि इन्होंने क्रमशः वेदों, रामायण की व महाभारत की रचना करी, ये भी सही है। तो कथन सही है और कारण आर उसकी एकदम सही व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ ऑप्शन जो हमारे लिए रहेगा वो है का, यानी ए। ये कथन ए तथा सही है और तथा कारण आर कथन की सही व्याख्या करता है, यानी कि दोनों सही हैं। प्रश्न संख्या 5 है, गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब हमारे पास कुछ कथन आए हैं, उनको देखते हैं क्या है और उन्हीं के आधार पर नीचे जो ऑप्शंस दिए हैं उन्हें हमें टिक करना है।
कवि ने उस श्रेणी में नहीं रखा, कवि को उस श्रेणी में नहीं रखा जा सकता जो अनासक्त ना रह सके। ठीक है। दूसरा है, लेखक के अनुसार कवि को उस श्रेणी में नहीं रखा जा सकता जो कार्य का लेखा जोखा मिलाने में उलझा हो। तीसरा है, कवि को उस श्रेणी में नहीं रखा जा सकता जो फक्कड़ ना बन सके। तो यहाँ पर अगर हम गद्यांश के हिसाब से देखें तो जो ऑप्शन हमारा सही जा रहा है वो है हमारा दूसरा, क्योंकि उन्होंने बोला था जो लेखा जोखा मिला सकते हैं, यानी कि जो हिसाब किताब ये सारी चीजें कर सकते हैं, उन्हें हम जो है कवियों की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 6। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हेतु निर्देशानुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर हमारी जो बुक है दूसरी वाली आपकी वित्तान, उससे हमारे सामने 10 प्रश्न रखे गए हैं और 10 ही प्रश्न हमको यहाँ पर करने हैं। ठीक है। तो देखिए क्या है पहला प्रश्न, शरारती बच्चे ने लेखक का गमछा कहाँ रख दिया था। जो शरारती बच्चे पहले दिन जब आनंदा जी स्कूल गए थे तो उनका गमछा छीन के उस बच्चे ने कहाँ रखा था। मास्टर की टेबल पर, पेड़ की डाल पर, पानी की टंकी पे या कक्षा के दरवाजे पे। उसने रख दिया था मास्टर की टेबल पर। नेक्स्ट है, लेखक ने पाठशाला जाने के लिए माँ से क्या सामान मंगवाया। भाई पहले दिन तो वो स्कूल चले गए, जब दूसरे दिन उन्हें जाना था तो उससे पहले माँ से उन्होंने क्या मंगवाया था। नया बस्ता, जूते, 2 नाड़े वाली चड्ढी या कमीज। तो उन्होंने मंगवाई थी 2 नाड़े वाली चड्ढी। क्यों? क्योंकि उनकी जो है धोती सभी बच्चों ने खींच दी थी, इसलिए उन्होंने उस नाड़े वाली की चड्ढी, क्योंकि अगर लास्टिक वाली होती तो भी वो लोग खींच देते, इसलिए उसने सीधे सीधे क्या बड़ा 2 नाड़े वाली, क्योंकि नाड़ा हम टाइट बांध लेंगे तो कोई खींच नहीं पाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, किस अध्यापक ने कक्षा के बच्चे डरते थे। कौन सा अध्यापक था? वो थे उनके कक्षा अध्यापक जो उन्हें गणित पढ़ाते थे, नाम था उनका मंत्री। उनसे बहुत डरते थे बच्चे। नेक्स्ट है, चड्ढा ने यशोधर बाबू से वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी के लिए कितने रुपए देने को कहा था। अब जब यशोधर बाबू चलने लगे तो सबको पता चला कि भाई उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है, तो भाई पार्टी करने के लिए उन्होंने कितने पैसे यशोधर बाबू से मांगे थे चड्ढा ने। तो वो था 30, 50, 75 या 100। तो वो उन्होंने मांगे थे 30 रुपए। यशोधर बाबू घर से ऑफिस कैसे आते थे। घर से ये जो है वो ऑफिस कैसे आते थे, साइकिल से, स्कूटर से, कार से या पैदल। तो वो कैसे आते थे, वो आते थे पैदल। नेक्स्ट है, यशोधर बाबू दफ्तर में दी गई चाय पार्टी में शामिल क्यों नहीं हुए। उन्होंने पैसे तो दे दिए लेकिन जो चाय पार्टी होने वाली थी उसमें वो शामिल नहीं हुए। उसका क्या कारण था? उन्हें देर हो रही थी, उन्हें भूख नहीं थी, किशन दा की परंपरा के विरुद्ध था या उपर्युक्त सभी। तो वो इसलिए शामिल नहीं हुए क्योंकि इस तरह की पार्टी मनाना किशन दा की परंपरा के विरुद्ध था। वो किसी तरह की पार्टी में यकीन नहीं करते थे, इसलिए वो उसमें शामिल नहीं होते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं। इसी के आधार पर नीचे जो हमारे सामने ऑप्शन दिए गए हैं इन्हें हमें टिक करना है। तो देखिए यहाँ क्या दिया है, नगर नियोजन शैली का प्रयोग कार्बुजिए ने न्यूयॉर्क में किया था। नगर नियोजन शैली का प्रयोग कार्बुजिए ने कराची में किया। नगर नियोजन शैली का प्रयोग कार्बर्जिए ने पेरिस में किया। नगर नियोजन शैली का प्रयोग कार्बुजिए ने चंडीगढ़ में किया। तो सही ऑप्शन यहाँ पर क्या है, कहाँ किया था उसने। एकदम प्लान्ड सिटी जो बनी थी वो थी हमारी चंडीगढ़। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है हमारा 4, क्योंकि जो नगर नियोजन की जो प्लान्ड सिटी जिसको हम बोलते हैं वो चंडीगढ़ है, जिसमें काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता से देखी गई हैं। प्रश्न संख्या 8 है, सिंधु सभ्यता डैश पोषित थी। कैसी थी? वो थी हमारी समाज पोषित। ना वहाँ धर्म प्रयोग था उच्च था, ना राज था। वहाँ पर समाज जो है वो सबसे उच्च था, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, समाज पोषित राज्य था वो। सिंधु सभ्यता तकनीक सिद्ध से ज्यादा कला सिद्ध थी। इस बात का प्रमाण क्या है कि वहां पर लोग कला प्रेमी ज्यादा थे, कला ज्यादा थी। तो इसका प्रमाण हमें किस चीज से मिलता है? तो क्या है, धातु और पत्थर की मूर्तियों से, सुनिर्मित मोहरे व उन पर बनी आकृतियों से, सुघड़ अक्षरों का लिपि रूप से या उपर्युक्त सभी से। तो जाहिर सी बात है किसी भी सभ्यता
का पता हमें तब चलता है जब वहाँ से हमें अवशेष मिलते हैं। तो जो अवशेष मिले उसके हिसाब से हम ये सारी चीज़ें मिली, तो यहाँ हमने ये जाना कि लोग वहाँ के कला प्रेमी ज़्यादा थे। तो वहाँ पर जो धातु और पत्थर की मूर्तियाँ मिली, जो वहाँ पर मोहरें मिली, उस पर जो आकृतियाँ बनी थी वो, या जो उनकी लिपि लिखी जाती थी वो बहुत ही सुंदर कलात्मक तौर से लिखी जाती थी, इसलिए बताया जा सकता है कि वो लोग सभी कला प्रेमी थे। प्रश्न संख्या 10 है, मोहनजोदड़ो के अजायब घर की क्या विशेषता है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उसी के हिसाब से हमें सही पॉइंट निकालना है। क्या विशेषता थी अजायब घर की? सोने के गहनों का मिलना, पत्थर के औजार मिलना, माप तौल के पत्थर मिलना, हथियारों का ना मिलना। वहाँ पर जो है किसी प्रकार के हथियार नहीं मिले, औजार तो मिले हैं, जैसे हम बोलेंगे चाकू है, कैंची है, हथौड़ा है, कुदाल है, फावड़े हैं, ये सभी क्या है? औजार हैं। मगर वहाँ पर तीर, धनुष, तलवार, भाले, इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं मिली जो दूसरे को हार्म कर सके, इसलिए वहाँ पर हथियार नहीं मिले हैं, औजार ज़रूर मिले। तो ये जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता रही है। इससे पता चलता है कि वहाँ के लोग युद्ध में यकीन नहीं करते थे। अब हम आ जाते हैं अपने खंड बा पे। खंड आ हमारा खत्म हो गया, जितने ऑब्जेक्टिव थे हमने सब कर लिए। अब प्रश्न संख्या 7 से हमारा खंड बा शुरू होता है। तो 7 में हमसे पूछा क्या गया है, दिए गए 4 अप्रत्याशित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखना है। अब हमारे पास जो है वो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं रचनात्मक लेख के, 4 टॉपिक्स हैं, हमें सिर्फ एक टॉपिक इस पे से करना है। तो हम आपको चारों कराएंगे, लेकिन आप जब करोगे एग्जाम में तो एक टॉपिक पर ही करोगे। ये हमारा रहेगा 6 मार्क्स का। तो सबसे पहले हम चारों टॉपिक देख लेते हैं। अच्छा, वर्ड लिमिट आप ये ध्यान रखिएगा, 120 शब्दों का ही हमें लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। ये नहीं कि आपने 150-200 शब्दों का लिख दिया। 150 मतलब 150, आप ज़्यादा से ज़्यादा 125 तक पहुँच सकते हो, उससे ज़्यादा आप आगे नहीं बढ़ना। तो जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन देखिए क्या है, जब मैं फेल हो गया। दूसरा ऑप्शन है मदर टेरेसा। तीसरा है अनोखा पालतू जानवर कुत्ता। और चौथा है खिड़की से बाहर का दृश्य। तो ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आप सभी को पता है कि जब हम रचनात्मक लेख लिखते हैं तो कुछ ऑप्शंस ऐसे रहते हैं जिसमें हम अपने को कनेक्ट करके लिख सकते हैं, तो वो हमारी आत्मपरक शैली रहती है। तो इसमें आप देख रहे हैं जब मैं फेल हो गया, अनोखा पालतू जानवर कुत्ता और खिड़की से बाहर, ये 3 ऑप्शंस ऐसे हैं जिनमें को हम आत्मपरक शैली में लिखेंगे, जिसमें हम अपने आप को शामिल कर सकते हैं। जबकि मदर टेरेसा जो है वो उनके व्यक्तित्व के बारे में पूरा लिखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन से शुरू करते हैं, जब मैं फेल हो गया। तो 4 ऑप्शंस में आप जो भी ऑप्ट करोगे उसे सबसे पहले मिडिल टॉप हेडिंग में मेंशन कर देंगे, क्योंकि एग्जामिनर को पता होना चाहिए कि आपने कौन सा रचनात्मक लेख लिया है। तो मैंने यहाँ पर मिडिल टॉप हेडिंग डाल दी। तो आपके साथ अच्छा है कि ऐसा कभी ना हुआ हो, लेकिन अगर कभी ऐसा हो आप सोचो तो उसको आप यहाँ पर लिख सकते हो। उस समय मैं कक्षा 8 में पढ़ता था, मुझे अचानक ही पढ़ाई से अरुचि हो गई। मैं स्कूल से आता, खाना खाता और दोस्तों के पास खेलने के लिए भाग जाता। मैं अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था। धीरे धीरे स्कूल में मेरे अध्यापक मुझसे नाराज रहने लगे। घर पर माँ ने भी मुझसे परेशान होकर पिताजी से शिकायत कर दी। मेरी पिटाई भी हुई, पर मैं फिर भी नहीं सुधरा। जब परीक्षाएं पास आने लगी तो मुझे डर सताने लगा, किंतु पढ़ाई कहाँ से और कैसे शुरू करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने बहुत समय से किताबों को खोला तक नहीं था। किसी भी नोटबुक में मेरा काम पूरा नहीं था। जो भी पाठ खोलता नया सा लगता। मैं घबराकर अपने मित्रों के पास गया, किंतु सब ने परीक्षा निकट होने के कारण साथ और समय ना दे पाने के लिए मुझसे क्षमा मांगी। पहाड़ जैसा पाठ्यक्रम परीक्षा समय में तैयार कर पाना मुश्किल था। मतलब बहुत सारा पाठ्यक्रम था। अब चूंकि आप जब शुरू से नहीं पढ़ोगे सारी चीज़ें तो क्या होगा, एकदम से पढ़ने बैठोगे तो एकदम लगेगा कि भाई सिलेबस बहुत बड़ा है। घबराकर मैं कभी कोई विषय उठाता, कभी कोई। धीरे धीरे परीक्षा का दिन आ गया। मैं रात भर नहीं सो सका। मन दुखी और परेशान था। मैं धड़कते दिल से परीक्षा देने गया। परीक्षा भवन में प्रश्न पत्र देखते ही मेरा सिर चकरा गया। जब भाई कुछ याद ही नहीं किया है तो जाहिर सी बात है ऐसी ही बात होगी। मुझे किसी प्रश्न का उत्तर याद न था। जो थोड़ा बहुत पढ़ा था वह भी घबराहट के कारण याद नहीं आ रहा था। सभी साथी प्रश्न पत्र हल कर रहे थे। मैं चुपचाप इधर उधर देख रहा था, जिस कारण कक्ष निरीक्षक महोदय की डांट भी खानी पड़ी थी। तो मतलब बार बार हम देखेंगे जब नहीं आएगा तो भैया तुम बता दो, वो कंडीशन थी। तो इस वजह से जो एग्जामिनर थे वहां पर उन्होंने डांटा भी।
धीरे धीरे सभी पेपर हो गए। घर पर गुस्से के कारण किसी ने भी यह भी नहीं पूछा कि पेपर कैसा हुआ। कारण मैं जानता था कि मैंने पेपर में कुछ भी सही नहीं लिखा था। मुझे स्वयं पर शर्म आ रही थी, रह रहकर क्रोध आ रहा था, पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी कि समय रहते जब पढ़ाई नहीं करी तो उसके बाद अब अफसोस करके क्या करोगे, वो तो आप ही की गलती थी। परीक्षा परिणाम आया, मैं सभी विषयों में फेल था। बहुत हिम्मत जुटाकर मैंने अपने माता पिता और अध्यापकों से क्षमा मांगी और आगे से ऐसी लापरवाही ना करने का वादा किया। यह मेरी जिंदगी का अत्यंत महत्वपूर्ण सबक था जो मैंने उम्र भर के लिए सीख लिया। देखिए, खेलना कूदना सब कुछ करना आप ठीक है, हम ये नहीं कहते आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, लेकिन आपके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी पढ़ाई की है, तो उसे आपको प्रायोरिटी पे रखना है। बाकी सब चीज़ें तो नीचे ऐसे हैं कि साइड बाय साइड थोड़ा बहुत आपके इन्जॉयमेंट के लिए चल सकता है। तो सबसे पहले आपको पढ़ाई करनी है। जैसे यहाँ पर भी हमने अगर ये रचनात्मक लेख देखा है, अगर हम आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप समझ सकते हो कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास में ऑप्शन है मदर टेरेसा, तो मिडिल टॉप हेडिंग दे देंगे और अब हम मदर टेरेसा जी के बारे में लिखेंगे। दीनों पर दया करने वाला वास्तव में दीनबंधु हो जाता है। एक छोटी सी साधनहीन महिला ने अपने आत्मविश्वास के बल पर असंभव को भी संभव कर दिखाया। उनका जन्म अल्बानिया के स्कोरचे नामक स्थान पर 26 अगस्त 1910 को हुआ था। नाम रखा गया एग्रेस कोजा। उस धर्मपरायण कैथोलिक परिवार में एग्नेस ने जीवन के सभी पहलुओं का सूक्ष्मता से निरीक्षण कर निष्कर्ष निकाला कि मानवता की सेवा ही सच्चा धर्म है। उन्होंने नन बनने का संकल्प लिया, तो मतलब छोटी उम्र में उन्होंने देख लिया कि दूसरे की सेवा करना ही सही मानवता है। इसीलिए उन्होंने ये सोचा कि मैं एक नन बन जाती हूँ जिससे मैं सभी लोगों की सेवा बहुत अच्छे से कर पाऊंगी। नन बनकर उन्होंने अपना नाम टेरेसा रखा। भारत आकर उन्होंने कलकत्ता की झोपड़पट्टियों का वास्तविक रूप देखा। उन्होंने दुखी व असहाय जन की पीड़ा हरने का निश्चय किया, क्योंकि भाई झोपड़पट्टियाँ बहुत कंजस्टेड होती हैं, गंदी होती हैं, छोटी सी जगहों में बहुत सारे लोग रहते हैं, गंदे रहते हैं, गंदगी रहती है, तो बहुत तरह की बीमारियाँ, इन्फेक्शंस भी होते हैं। कुछ ही समय में वे नीले किनारे की धोती वाली महिला के रूप में प्रसिद्ध हो गई, क्योंकि जब वहाँ पर वो आती झोपड़पट्टियों में सभी की सेवा करती, तो नाम से तो नहीं लेकिन नीली, क्योंकि वो वाइट साड़ी पहनती थी और एकदम ब्लू बॉर्डर की साड़ी होती थी, तो नीले धारी वाली महिला के नाम से वो प्रसिद्ध हो गई थी। उन्होंने अपने धर्म संघ का नाम मिशनरी ऑफ चैरिटी रखा। उन्होंने खुले आकाश के नीचे गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोला जो कुछ ही दिनों में चल निकला। अब जो गरीब बच्चे हैं पढ़ना चाहते थे तो उनके लिए स्कूल खोल दिया और वो बहुत ज़्यादा चला। माइकल नामक सहृदय व्यक्ति ने उन्हें रहने के लिए जगह दी। उसी घर में सिस्टर टेरेसा की सहयोगी सिस्टर्स की संख्या बढ़ी और वे स्वयं मदर टेरेसा कहलाने लगी। अब क्या था, वो तो सबकी सेवा कर रही थी, तब तक वो मदर नहीं बनी थी, सिर्फ टेरेसा थी। अब क्या हुआ, जब उन्होंने इतना मिशनरी खोली और बच्चों का सब इतना काम करते तो उनसे लोग जुड़ते गए, तो वहाँ पे और भी नन्स आकर रहने लगी। तो अब धीरे धीरे जब इतनी सारी नन हो गई तो सभी ने जो टेरेसा को है वो मदर टेरेसा का नाम दे दिया। जब सिस्टर की संख्या अधिक हो गई तो वे एक बड़े घर में चले गए जिसे मदर हाउस के नाम दिया गया, क्योंकि भाई छोटे घर में रहना मुश्किल हो गया तो बड़ा घर लिया गया। मदर ने कुष्ठ रोगियों की सेवा का बीड़ा उठाया व टीटागढ़ में उनके लिए संस्थान बनाया। तो अब ध्यान दीजिए, कुष्ठ रोग यानी कि जिनको कोढ़ हो जाता है ना, कोढ़ आपने सुना होगा, इन्फेक्शन हो जाता है ऐसा, तो उसका उन्होंने ज़्यादा ख्याल रखा। निर्मल हृदय नामक संस्था में भी रोगियों की सेवा होती थी। मानवता की सेवा के लिए उन्हें अनेक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार भी मिला, परंतु उन्होंने पुरस्कारों से प्राप्त धनराशि की एक पाई भी अपने ऊपर व्यय नहीं की। उनके द्वारा देश विदेश में अनेक संस्थानों पर मिशनरी ऑफ चैरिटी की शाखाएं खोली गईं। तो बहुत सारे पुरस्कार दिए गए, तो उसमें धनराशि दी जाती थी। तो धनराशि का उन्होंने क्या किया, उन्होंने मिशनरी ऑफ चैरिटीज़ की बहुत सारी संस्थाएं अलग अलग जो है शहरों में खोल दी ताकि वो गरीब लोगों की सेवा कर सकें। नेक्स्ट ऑप्शन है नंबर 3 वाला, अनोखा पालतू जानवर कुत्ता। हमें पता है कि आप में से बहुत लोगों के यहाँ डॉगीज होंगे और बहुत सारे डॉग लवर्स होंगे, तो आपके लिए ये लिखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। तो मैं भी एक डॉग लवर में ही हूँ, तो मुझे भी ये जो प्राणी है बहुत अच्छा लगता है।
मुझे अपने अनुभव से ऐसा महसूस होता है कि कुत्ता सबसे अनोखा और प्यारा पालतू पशु है। घर में रहकर उसकी भूमिका एक सदस्य की तरह हो जाती है। प्रत्येक पशु की आदतें, स्वभाव, क्रियाकलाप सब एक दूसरे से अलग होता है। हम ये बोलेंगे कि आपके यहाँ डॉगी पला है, दूसरे के यहाँ पला है, तो उनकी आदतें, जो उनकी हैबिट्स होती हैं, जो नेचर होता है, वो बहुत, कोई कोई डॉग बहुत ज़्यादा टची होते हैं, आप अगर कुछ भी कर दो तो बहुत गुस्सा हो जाएंगे, या उनको मतलब अगर उनसे गलती हुई है तो वो खुद भी, तो मतलब हर एक का जो नेचर होता है वो अलग अलग होता है। मेरे पास एक जर्मन शेफर्ड जाति का छोटा सा कुत्ता था। हमने उसका नाम ब्लैक सिम रखा था। काले रंग और घने बालों वाला वह कुत्ता बहुत ज़्यादा सक्रिय यानी कि एक्टिव था। घर के सदस्य जो खाते वह भी वही खाता। कहीं बाहर जाता तो आगे आगे चलता, कार का दरवाज़ा खुलते ही उछल कर बैठ जाता। इसका तात्पर्य यह होता था कि मैं भी साथ चलूँगा। कितनी भी सर्दी या गर्मी होती, कोई भी गेट के बाहर जाता तो वो वहाँ तक उसे छोड़ने ज़रूर जाता। तो डॉग्स में ये आदत बहुत होती है, क्योंकि वो अपने आप को उस घर का एक सदस्य मानते हैं। इवन हम भी उसे एक सदस्य मानने लगते हैं। तो घर का जैसा एक सदस्य कहता है, भाई अगर हम सब जा रहे हैं तो भाई वो क्यों नहीं जाएगा, वो भी चलने को तैयार हो जाता है। बच्चों के साथ खेलता और पूरे घर की रखवाली के प्रति पूरी तरह सक्रिय रहता। उसके कारण हमारा गार्डन पूरी तरह सुरक्षित था। कोई भी दूसरा जानवर वहां फटकने तक ना पाता। यहाँ तक कि गिरगिट, गिलहरी, तितली, बिल्ली, चूहों को देखते ही दौड़ लगाता। बंदरों की तो ऐसी शामत आई कि बंदरों ने हमारे घर की तरफ देखना तक बंद कर दिया। घर में आए हुए मेहमानों, मित्रों को उसने कभी नहीं काटा और ना ही परेशान किया। तो जानते थे गेस्ट हैं, घर के लोगों के अजीज हैं, तो उन्हें कभी परेशान नहीं करता था। एक बार सड़क के बड़े बड़े कुत्तों ने उसे घेर लिया और सबने मिलकर आक्रमण कर लहूलुहान कर दिया। डॉक्टर को दिखाने के बाद भी वह पुनः ठीक ना हो सका और उसकी मृत्यु हो गई। हम सब बहुत दुखी हुए। तो किस तरीके से वो मर गया ये भी हमने यहाँ पर बताया। तो आपके पास भी डॉगी होगा, आप उसके बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं। चौथा ऑप्शन है खिड़की के बाहर का दृश्य। अच्छा, यहाँ पर खिड़की के बाहर का दृश्य आप अपने घर की खिड़की से देख सकते हो, किसी होटल रूम की खिड़की से देख सकते हो, कहीं आप हवाई जहाज की खिड़की से देख सकते हो, कहीं आप ट्रेन की खिड़की से, जो भी, क्योंकि यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया है कहाँ का दृश्य, किसी भी खिड़की के बाहर का दृश्य है। मेरी खिड़की के बाहर एक नींबू का पेड़ है। वह पेड़ बहुत घना है। उस पेड़ पर हमेशा नींबू लदे रहते हैं। तो ये हमारे घर की खिड़की के बाहर का दृश्य है। कभी हरे नींबू, कभी छोटे छोटे नींबू, या फिर बड़े बड़े पीले पीले नींबू। मेरे परिवार के अतिरिक्त पूरे मोहल्ले के लोग उस पेड़ के नींबू का प्रयोग करते हैं सॉरी, किंतु फिर भी उस पर नींबू लगे ही रहते हैं। मुझे यह सोचकर बहुत अच्छा लगता है कि मेरे जन्मोत्सव पर मेरे पूज्य दादाजी ने वह पेड़ लगाया था। यानी कि कहते हैं ना कि पेड़ लगाना बहुत अच्छी आदत होती है। तो हमारे बड़े बुजुर्ग इस बारे में बहुत अच्छे से अवेयर थे। आज लोगों की आदत नहीं है, लेकिन हमें करना चाहिए। कम से कम अपने जन्मदिन के पे हम जितने साल के हैं उतने पेड़ तो हमें ज़रूर लगाने चाहिए। गर्मियों के दिनों में कोई बाहर नहीं निकलता। गर्मी, धूप और गर्म हवाओं के कारण जब लोग घर के अंदर एसी कूलर में बैठे रहते हैं, नींबू के पेड़ पर सैकड़ों चिड़ियों का मेला लगा रहता है। क्योंकि चिड़ियों को भी गर्मी लगती है, तो वो पेड़ की ठंडी, क्योंकि पेड़ पे जब भी बैठेगा कोई पक्षी तो उसमें से हमेशा, चाहे जितनी बाहर गर्म हवा चल रही हो, पेड़ों पर हमेशा हवा ठंडी ही लगती है। जब मैंने पेड़ के नीचे एक बर्तन में दाना और दूसरे बर्तन में पानी रखना शुरू किया, तब से चिड़ियों की संख्या और अधिक बढ़ गई। एक दिन मैं अपने कमरे की खिड़की बंद करना भूल गया और स्कूल चला गया। मैंने स्कूल से लौटकर देखा अनेक चिड़ियां मेरे कमरे में घुस आई हैं। मुझे देखते ही सब फुर्र से उड़ गई, नींबू के पेड़ पर जा बैठी। लेकिन उस दिन के बाद से चिड़ियां मेरे होते हुए भी मेरे कक्ष में आने लगी। उनका मेरे पास आना, मुझसे ना डरना मुझे अच्छा लगता। मेरी खिड़की के बाहर का दृश्य बहुत मनोरम है। तो अब आपके घर की खिड़की का जो भी दृश्य हो, आप कहीं गए हो, वहाँ के बाहर का दृश्य बहुत अच्छा लगा हो, आप इसे यहाँ पर लिख सकते हैं। तो भाई इसके साथ हमारा जो रचनात्मक लेख था हमने यहाँ पर खत्म किया। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। क्या दिया है? निम्नलिखित 2 प्रश्नों का उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए। वर्ड लिमिट्स का बहुत ध्यान रखना है, हमेशा हर जगह बोलती हूँ वर्णनात्मक में। तो यहाँ हमारे पास दिया है अभिव्यक्ति और माध्यम से जो है प्रश्न है। तो इसको हम करेंगे हमारी बुक अभिव्यक्ति माध्यम से। उसमें से यहाँ पर 2 प्रश्न हमको करने हैं। 3 प्रश्न दिए गए हैं, 2 प्रश्न करने हैं। तो एक प्रश्न हमारा रहेगा यहाँ पर 2 मार्क्स का, सॉरी 3 मार्क्स का रहेगा, और हमारा ये 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है हमारे पास, स्थान और समय
समय को ध्यान में रखते हुए दोपहर का भोजन कहानी को विभिन्न दृश्यों में विभाजित कीजिए। क्लास 11th की जो अंतरा बुक है उसमें से ये कहानी हमने पढ़ी हुई है, उसमें से लिया गया है। अंतरा, जैसे हम आपको बता दें, आप लोगों का तो कोर सिलेबस चलता है, तो अंतरा जो बुक है ये इलेक्टिव में चलती है। तो क्लास 11th की ये बुक है, उसकी कहानी को यहाँ पर आपको करना है। देखिए क्या है, स्थान और समय को ध्यान में रखते हुए दोपहर का भोजन कहानी के विभिन्न दृश्यों में विभाजित कीजिए। तो हमें यहाँ पर समय और के हिसाब से कहानी को विभाजित करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, दोपहर का भोजन कहानी का में पहला दृश्य, सिद्धेश्वरी के घर की दयनीय दशा, टूटी खाट पर लेटा उसका छोटा बेटा, ये उसका पहला दृश्य था। दूसरा दृश्य था में सिद्धेश्वरी का बेटा बार बार दरवाजे से गली में आते जाते लोगों को देखता है। अब वो जो लेटा हुआ है वो क्या कर रहा है, वो बाहर की गली में देख रहा है। तीसरे दृश्य में थके हारे रामचंद्र आकर हताशा से बैठना और खाना खाना, जो उसके पति हैं रामचंद्र सिद्धेश्वरी के, वो आते हैं और खाना खाते हैं। और मोहन के संबंध में बात करना, मोहन सिद्धेश्वरी का सबसे बड़ा बेटा है। अगला दृश्य है रामचंद्र का भोजन करके चले जाना और मोहन का खाना खाने के लिए आना, माँ बेटी की बातचीत होना। तो यहाँ पर क्या था, उनका जो बेटा है आता है, खाना खाता है और उनके आपस में बातें होती हैं। मोहन भोजन करके जाता है। अगला दृश्य चंद्रिका प्रसाद का परेशान मुद्रा में अपना भोजन करना, पति पत्नी में वार्तालाप होता है। अगले दृश्य में सिद्धेश्वरी का खाना खाने बैठना और सोते हुए पुत्र को देखते हुए आधी रोटी के लिए एक खाना रखना। अंतिम दृश्य आंसू बहाते हुए सिद्धेश्वरी का भोजन, घर की मक्खियों का भिनभिनाना और चंद्रिका प्रसाद का निश्चिततापूर्वक सोना। तो यहाँ पर किस तरीके से घर के एक एक सदस्य आते हैं, पहले सब एक एक करके आते हैं, खाना खाते हैं, आपस में बातें करते हैं। उनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, खाना नहीं है, एंड में सिद्धेश्वरी के लिए भी खाना नहीं बचता, वो किसी तरह आधी रोटी अपने छोटे बेटे के लिए छोड़ती है और बहुत ही दुखित होती है। तो इस तरीके से इस पूरी कहानी को हमने क्या किया, दृश्यों में विभाजित कर दिया। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। क्या है, अप्रत्याशित विषय पर लेखन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अप्रत्याशित विषय, ऐसे विषय जिनके बारे में हम सोच नहीं सकते, जैसे भी हमने देखा खिड़की के बाहर का दृश्य, अनोखा पालतू जानवर कुत्ता, तो ये ऐसे विषय हैं जो पहले कभी नहीं लिखे गए, एकदम से सामने आते हैं, तो वो विषय कहलाते हैं अप्रत्याशित विषय। अब इनको लिखते समय हमें कैसी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। अप्रत्याशित विषयों पर लेखन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। लेखक को उस विषय की पूरी जानकारी होनी चाहिए जिस पर लिखना चाहता हो। तो हम जिस भी विषय पर लिखना चाह रहे हैं हमें उसकी अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, तभी हम उसको लिख सकते हैं अच्छे से। लिखे जाने वाले विषय के बारे में सभी तथ्यों को सटीकता से लिखना, जितने भी विषय हम लिख रहे हैं जो भी है उसे हमें एकदम सही एक्यूरेट करके लिखना है। तीसरा है, लेखक को अपने मन मस्तिष्क में विषय के बारे में उचित रूप में रेखा बनानी है। अब हम जो भी लिखने जा रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, एक हम खाका जो है अपने दिमाग में बना लेंगे, तभी हम उसे अच्छे से लिख सकते हैं। तर्क संगत विचारों का समावेश होना, आप उसमें जितने भी तर्क देंगे, जितनी भी बातें देंगी, उन सभी का जो है कोई ना कोई औचित्य होना चाहिए। लेखक को यह लेख में मैं शैली में करना होता है। तो रचना अप्रत्याशित विषय हमेशा हमने बोला आत्मपरक शैली में करना होता है, जहां पर हम मैं यानी अपने आप को हम शामिल करते हैं। लेखक को अप्रत्याशित विषय पर लिखते समय अपने पांडित्य का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। ये नहीं दिखाना चाहिए कि हाँ भाई हम हिंदी बहुत जानते हैं, तो उसमें आप बहुत ही क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग कर दें। इसमें बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग किया जाता है जो पढ़ने वाले को अच्छे से समझ में आए। तो अपने पांडित्य का आपको ज़्यादा प्रदर्शन नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कहानी को नाटक में किस प्रकार रूपांतरित कर सकते हैं। अब कोई भी कहानी जो है जब उसे हम नाटक में तब्दील करते हैं तो उसको करते समय में क्या क्या बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं, ये हमें बताना है। कहानी को नाटक में रूपांतरित करते समय अनेक महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जो इस प्रकार है। पहली है, कहानी की कथा वस्तु को समय और स्थान के आधार पर विभाजित करना। अब कहानी तो हमारी लिख दी जाती है और जब इसे हम नाटक को प्ले करते हैं तो हमें वहाँ पर समय, स्थान, ये सभी डिसाइड के हिसाब से दृश्यों में उसे डिवाइड करना पड़ता है। कहानी में घटित घटनाओं के आधार पर दृश्यों का निर्माण होता है, तो जितनी भी घटनाएं हैं उतने ही दृश्य यहाँ पर
जो है हमें देने पड़ते हैं। कथा वस्तु से संबंधित वातावरण की व्यवस्था करें, तो जितनी भी दृश्य आप बना रहे हैं तो जो भी एटमॉस्फेयर है वो आपको मंच पे क्रिएट करना पड़ता है। ध्वनि और प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ती है, उतनी ही अच्छी आवाज़ें, जैसे चिड़िया उड़ रही हैं तो वो चिड़ियों की आवाज़ें, हवा चल रही है हवा की आवाज़ें, कोई आदमी चल रहा है उसके कदमों की आवाज़ें, ये सारी चीज़ें हमें, और उसी के हिसाब से लाइटिंग का भी प्रबंध करना पड़ता है। कथा वस्तु के अनुरूप मंच सज्जा और संगीत का निर्माण करते हैं, तो स्टेज डेकोरेशन और म्यूजिक भी उसी के अकॉर्डिंग चलता है। पात्रों एवं संवादों को अभिनय के अनुरूप स्वरूप देना पड़ता है, तो जितने भी आपके पात्र हैं यानी कि कैरेक्टर हैं, उनके जितने भी जो हैं वो संवाद हैं, उन सभी को हमें कहानी के हिसाब से ही ढालना पड़ता है। अगर ग्रामीण व्यक्ति है तो पात्र भी हमारा ग्रामीण रहेगा, उसके संवाद भी ग्रामीण ही रहेंगे। ऐतिहासिक है तो ऐतिहासिक है, पौराणिक है तो पौराणिक है, उसी हिसाब से सारे संवाद और पात्रों की वेशभूषा भी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ क्या पूछा गया है, निम्नलिखित 3 में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 80 शब्दों में देखिए। अब देखिए क्या अभी हमने अभिव्यक्ति माध्यम के 3 प्रश्नों को देखा, जिनमें से 2 करने थे हमको, जो सिर्फ 60 शब्दों में करने थे। अब हमें 3 में से 2 प्रश्न करने हैं, लेकिन 80 शब्दों में करने हैं। ठीक है, अब शब्द लिमिट का ध्यान रखिए, उसी तरह मार्क्स भी आपके बढ़ते रहेंगे, जैसे शब्द लिमिट बढ़ेगी आपके नंबर्स भी बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब 4 नंबर का एक प्रश्न रहेगा, अभी 3 नंबर का एक था, अब हमारे पास 4 नंबर का एक प्रश्न रहेगा, तो प्रश्न संख्या 9 हो जाएगा हमारा 8 नंबर का। ठीक, चलिए देखिए पहला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का क्या अर्थ है, इसकी लोकप्रियता के क्या कारण है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या होती है और ये क्यों इतना ज़्यादा फेमस हो रहा है। तो देखिए क्या, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अर्थ विद्युत द्वारा संचार से है, अर्थात जिस संचार में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का सहारा लिया जाता है उसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या माध्यम कहते हैं। यानी कि हम लोग जैसे मोबाइल है, कंप्यूटर है, टीवी है, ये सभी कुछ लेते हैं, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा, इंटरनेट, ये सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत आता है। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की लोकप्रियता के कारण क्या है, वो क्या आजकल इतना ज़्यादा क्यों प्रचलित हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की लोकप्रियता इसलिए है क्योंकि इसके द्वारा शब्द, ध्वनि और दृश्य तीनों के सम्मिलित प्रभाव का आनंद लिया जा सकता है, मिला जुला आनंद हम इसका ले सकते हैं। दूसरा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सूचनाओं के संप्रेषण का विस्तार ही नहीं करता, बल्कि इसके माध्यम से नई पीढ़ी स्वयं को एक दूसरे से जोड़ने में सक्षम हुई है तथा इसके द्वारा मनोरंजन, ज्ञान तथा व्यक्तिगत संवादों का प्रसारण भी होता है। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 2 पे, एडवोकेसी पत्रकारिता क्या है, इसका क्या कार्य है। अब आपको सबसे पहले बताना है एडवोकेसी पत्रकारिता क्या होती है और ये एक्चुअल में क्या कार्य करती है। तो देखिए, जब कोई समाचार संगठन या टीवी चैनल किसी खास मुद्दे पर जनमत बनाने और सरकार को उसके अनुकूल प्रतिक्रिया करने के लिए अभियान चलाता है, मतलब कोई भी ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन जो सरकार द्वारा निकाला गया है, जनता के लिए अच्छा है या बुरा है, तो उसके मत या विपक्ष में जो है मत बना देती है मीडिया अपने कार्यक्रमों द्वारा, प्रश्न के द्वारा, अपने वाद विवाद या इंटरव्यूज के द्वारा। तो वहां पर क्या कहते हैं, एक जनमत का मत इकट्ठा करना, वो ही। ठीक है, तो इस तरह की पत्रकारिता को पक्षधर या एडवोकेसी पत्रकारिता कहते हैं। क्योंकि अब हमने क्या किया, देखिए पत्रकारिता हमेशा निष्पक्ष तौर पर कार्य करती है, कहते हैं ना निष्पक्ष होकर काम करिए, लेकिन कभी कभी कोई कार्य ऐसे होते हैं गवर्नमेंट द्वारा जो बहुत ही अप्रिशिएट करने वाले होते हैं कि नहीं, ये इन्होंने पब्लिक के लिए बहुत अच्छा कार्य किया, तो खुद मीडिया जो है ना क्या करती है, पूरी जनता का पक्ष जो है उनके साथ कर देती है। तो ये पक्षधर, क्योंकि हम क्या आ गए, एक पक्ष में आ गए, तो वो हो गई पक्षधर पत्रकारिता या एडवोकेसी पत्रकारिता। ठीक है, एडवोकेसी से भी मत समझिए कि कानून संबंधी है। ऐसी पत्रकारिता के किसी खास उद्देश्य या मुद्दे को उठाकर उसके पक्ष में जनपद बनाने के लिए जोर शोर से अभियान चलाया जाता है, कोई भी एक मुद्दा उठाकर। इससे सरकार पर दबाव बनता है और वह लोगों की भलाई हेतु तेजी से कार्य करने को प्रेरित होती है। तीसरा प्रश्न है, संपादन के सिद्धांतों में तथ्यपरकता यानी कि एक्यूरेसी का क्या आश्रय है। तथ्यपरकता, भाई देखिए समाचार पत्र में अगर कोई भी हम समाचार छापते हैं तो उसके लिए हम तथ्यों को पहले इकट्ठा करते हैं कि भाई ये समाचार सही है, क्योंकि हम छाप दे तो कल से हमसे पूछे कि आपने ये छापा था तो उसका क्या सबूत है, आप क्या दे सकते हैं कि ये एकदम सही था। तो तथ्य का मतलब होता है कि सबूत यानी कि एविडेंस जो उस घटना से बाबत इकट्ठा किए जाते हैं। अब उन तथ्य पर, उन जो आपने एविडेंस इकट्ठा किए हैं वो एकदम सही है कि नहीं सही है, ये सारी चीज़ें इनका सत्यापन करना हमारा क्या करा देता है, वस्तुपरकता।
तो समझ गए आ गया तथ्यपरकता। संपादन में तथ्यपरकता यानी एक्यूरेसी अच्छे संपादकीय का एक विशेष गुण होता है। एक अच्छा संपादकीय किसी विषय या मुद्दे पर संवाद द्वारा प्रस्तुत उसके अपने विचारों को सजग एवं ईमानदार ही प्रस्तुति है। तथ्यपरकता का गुण ही किसी भी संपादकीय के संवाददाताओं द्वारा प्राप्त लिखित सामग्री को शुद्ध कर प्रस्तुति के योग्य बनाता तथा समाचार पत्र की नीति, आचार संहिता और जन कल्याण का ध्यान रखना है। तथ्यपरकता के अनुसार किसी भी लिखित सामग्री या घटना में अपने विचार, मत या अपना कोई तथ्य जोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उसे नैसर्गिक रूप से ही देना चाहिए। तो मतलब जैसे कोई घटना कहीं से आई तो अब उसके अंदर जितने भाई जैसी आई हम वैसी तो प्रस्तुत नहीं करेंगे, तो उसमें हम फेरबदल करते हैं। तो अब उसके साथ कोई भी घटना है, उसके साथ कुछ इंटरव्यूज हैं, कुछ बाइट्स हैं, सब आती है ना, तो वही सब हमारे तथ्य होते हैं। उन तथ्यों को ही हम क्या करते हैं, शुद्धता देते हैं और छपने के लिए देते हैं। अब वो जैसी है हमें उन्हें वैसे ही प्रस्तुत करना है, उसमें किसी भी तरह की फेरबदल नहीं की जाती। नैसर्गिक यानी कि प्राकृतिक रूप से हमें देनी होती है, उसमें कोई भी हम फेरबदल नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 10। यहां पर क्या दिया है, काव्य खंड पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो हमारी पुस्तक है आरोह, उसके काव्य खंड में से हमारे सामने जो है 3 प्रश्नों में से, यानी कि 3 प्रश्न पूछे गए हैं, 2 प्रश्न करने हैं, आंसर देना है आपको 60 वर्ड्स में। यहाँ पर एक प्रश्न हमारा रहेगा 3 मार्क्स का, क्योंकि 2 प्रश्न करने हैं, 1 3 का रहेगा और 2 हमारे 6 के हो जाएंगे। तो ये काव्य खंड है आरोह बुक का, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहला प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज नामक कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। पुस्तक में हम लोगों ने पढ़ी थी ये कविता, कैमरे में बंद अपाहिज। तो अब इसका प्रतिपाद्य हमको यहाँ पर प्रस्तुत करना है। प्रस्तुत कविता श्री रघुवीर सहाय द्वारा रचित है। इसके शारीरिक विकलांगता को झेलते व्यक्ति की मार्मिक पीड़ा प्रदर्शित की गई है कि किस प्रकार शारीरिक चुनौती को सहन करते हुए अपाहिज व्यक्ति को टेलीविजन कैमरे के सामने कई तरह के सवालों का सामना करना पड़ता है और कैमरे के सामने उससे कैसी भंगिमा की अपेक्षा की जाती है। कवि ने एक तरह से पीड़ा के साथ साथ दृश्य संचार माध्यम का संबंध रेखांकित किया है। तो किस तरीके से दृश्य संचार यानी कि दूरदर्शन टेलीविजन वाले जो हैं वो दिखाकर बताकर पीड़ा का व्यापार करते हैं, ये चीज है। कविता की कथावस्तु के अनुसार दूरदर्शन वालों की एक टीम कमजोर यानी कि शारीरिक रूप से अपाहिज व्यक्ति का साक्षात्कार लेने के लिए पहुंचती है। वह उससे तरह तरह की भाव भंगिमाएं बनाने की अपेक्षा करती है कि भाई तकलीफ है तो आंखों में पानी होगा, आंखें सूजी होंगी, होंठ, तो ये सारी चीजें करने के लिए वो बोलते हैं। वे लोग उस अपाहिज की पीड़ा को ध्यान में न रखकर अपने व्यावसायिक साक्षात्कार की सफलता के लिए अपने अनुसार उसे कष्ट यानी कि पीड़ा पहुंचाकर रुला देने का प्रयास करते हैं। वे उस व्यक्ति को बड़े पर्दे पर दिखाकर उसके साथ साथ दर्शकों को भी रुलाने की कोशिश करते हैं, जबकि उनके कार्यक्रम का उद्देश्य जनता को सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम दिखाना है। कवि टीवी वालों को संवेदनहीनता उजागर करता है। तो यहाँ पूरी उसमें जो चीज़ें हुई थी, घटित हुई थी, हमने वो बताई और साथ ही इसके पीछे का जो भाव है कि किस तरीके से दूरदर्शन वाले संवेदनहीन होते हैं, ये भी चीज़ हमने यहाँ पर बता दी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। बादल राग जीवन निर्माण के नए राग का सूचक है, स्पष्ट कीजिए। बादल राग, बादल क्या करता है, वो हमारे जीवन में हमारी प्रकृति में बदलाव लेकर आता है। तो वो किस तरीके से जीवन का सूचक है, हमको ये बताना है कविता के अनुसार। तो बादल राग कविता में कवि ने लघु मानव की खुशहाली का राग गाया है। वह आम आदमी के लिए बादल का आवाहन क्रांति के रूप में करता है। भाई क्रांति होती है तो बदलाव होता है, बादल प्रकृति में बदलाव लाते हैं, तो किस तरह की क्रांति हमारे जीवन में भी बदलाव लेकर आती है। तो बादल को क्या बताया है, वो क्रांति का रूप है। किसानों तथा मजदूरों की आकांक्षाएं बादल को निर्विमान के राग के रूप में पुकार रही हैं, कि मतलब वो लोग बहुत शोषित हैं, वो चाहते हैं कि बादल आए यानी क्रांति आए, तो हमारे जीवन में कुछ बदलाव आए। क्रांति हमेशा वंचितों का प्रतिनिधित्व करती है। धरती के भीतर सोए अंकुर न जीवन की आशा में सिर ऊंचा करके बादल की ओर देख रहे हैं। तो अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत के माध्यम से वस्तुतः कवि क्या कहना चाहता है, स्पष्ट कीजिए। समय स्थिर नहीं है,
गतिशील है, उन्होंने ये चीज़ बताने की कोशिश करी है। और साथ ही एक चीज़ हमें बताने की ये भी कोशिश कर रहे हैं कि उनका जीवन कितना निरस्तस है, उनके साथ कोई नहीं है। ये सारी चीज़ें, प्रकृति हमेशा गतिशील है, समय किसी के लिए नहीं ठहरता, ये चीज़ उन्होंने इस कविता में हमें स्पष्ट रूप से बताई है। निशा निमंत्रण से उद्धत इस गीत के माध्यम से कवि ने रात्रि के निमंत्रण को प्रस्तुत किया है। दिन और रात के माध्यम से कवि ने जीवन और मृत्यु को प्रतीक मानकर वर्णन किया है। दिन समाप्त हो रहा है यह मानकर प्रतीक जल्दी जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहता है। वहां उसके बच्चे अपने आत्मीय जनों से मिलने को व्याकुल हो रहे हैं। कवि का मन बेचैनी से युक्त होकर प्रश्नों को जन्म दे रहा है। दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, अर्थात जैसे जैसे व्यक्ति का जीवन धीरे धीरे मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा है, जीवन के अकेलेपन की पीड़ा असहनीय हो रही है। क्योंकि क्या होता है भाई, हम बहुत ज़्यादा लोगों के साथ रहते हैं, लेकिन जब बुढ़ापा हमारा नज़दीक आता है तो हम कहीं ना कहीं अकेले हो जाते हैं। तो वो अकेलापन ही उन्होंने पथिक के रूप में दर्शाया है। अब रात्रि आ रही है, अर्थात मृत्यु बहुत जल्दी निकट आ रही है, तो वो भी जल्दी जल्दी जो है वो चलना चाहते हैं कि इस अकेलेपन से भाग रहे हैं कि किसी तरीके से हमारा प्रभु से मिलन हो जाए, अर्थात वो अपने घर पहुंच जाए। जीवन के अकेलेपन की पीड़ा असहनीय है, लेकिन अकेलेपन का बोध लौटते कदमों को शिथिल एवं मन को विहल करता है। कार में लगे उस पथिक की थकान इस विचार से ही दूर हो जाती है कि उसके परिजन उसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, कि अर्थात उनका भी कोई वेट कर रहा होगा। इस चीज़ से उसके पथिक के पैर तेज हो जाते हैं, मगर हमारे जो कवि हैं उनके पैर शिथिल हो जाते हैं, रुक जाते हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 11 पे। यहाँ देखिए क्या है, काव्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में दीजिए। अभी हमें 60 शब्दों में देने थे, अब हम काव्य खंड के जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनका आंसर हमें 40 शब्दों में देना है। अब यहाँ पर जो है शब्द संख्या घटी है, तो क्वेश्चंस के मार्क्स भी हमारे कम हो जाएंगे। अभी 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, अब हमारा 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो जाएगा। पहला प्रश्न है, आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर आपके मन में कैसा ख्याल आता है? हम जब आसमान में रंग बिरंगी पतंगे देखते हैं तो हमारे मन में किस तरीके का ख्याल आता है? लिखिए, आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर मन में पंछी बनने की इच्छा जागृत होती है, कि हम भी एक पंछी बन जाएं और आसमान में उड़ जाएं, कि पंछी बनकर स्वच्छंद नभ में उड़ता फिरूं और उड़कर क्षितिज तक पहुंच जाऊं। तो मतलब जो आपकी इच्छा है, जो आप बनना चाहते हैं पतंग को देखकर, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, आत्म परिचय कविता के कथ्य को अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। कथ्य का तात्पर्य यहाँ होता है कि जो भी हम कहानी या कविता बता रहे हैं उसे हमें शॉर्ट में जो भी उसका क्या कहते हैं, जिस चीज़ से हमने प्रेरणा लेकर लिखी है वो चीज़ हमें बतानी होती है। आत्मपरिचय कविता में कवि कहता है कि यद्यपि वह सांसारिक कठिनाइयों से जूझ रहा है, फिर भी वह जीवन से प्यार करता है। वह अपनी आशाओं और निराशाओं से संतुष्ट है। वह संसार को अपने गीतों द्वंद्वों के माध्यम से प्रसन्न करने का प्रयास करता है। हर व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं परेशानियां होती हैं, हमें निराश होकर नहीं बैठना। तो हमें कवि यही बता रहे हैं कि उनका जीवन भी जो बहुत कठिनाइयों से है, मगर तब भी उन्होंने जो है निराशा नहीं छुई है, वो आशा के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अपने गीतों से वो इस जीवन के द्वंद्वों को झेल भी रहे हैं। गीत जो है उनको जीवन में प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। प्रश्नकर्ता अपाहिज व्यक्ति को उसके अपाहिजपन का एहसास क्यों दिलाना चाहता है? भाई क्यों दिलाना चाहता है? भाई अपाहिजपन का एहसास दिलाएगा, वो रोएगा तो इनका जो प्रोग्राम है वो सफल हो जाएगा। तो देखिए क्या है, प्रश्नकर्ता चाहता है कि वह अपने अपाहिजपन का एहसास होने पर रो दे, ताकि उसे रोता देख लोगों की करुणा जागृत हो। ऐसा होने पर कार्यक्रम निश्चित रूप से सफल माना जाएगा और उसका चैनल खूब तरक्की करेगा और उनको बहुत फायदा पहुंचेगा। तो मेन उस जो अपाहिज का रोना क्या है, इनको फायदा पहुंचाएगा, इनकी पब्लिसिटी होगी, इसलिए वो उसको चाहते हैं कि वो अपाहिज व्यक्ति रो दे। अब है प्रश्न संख्या 12 पे। यहाँ पर हमसे गद्य खंड पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में देने हैं। तो हमारे पास जो हमारा गद्य खंड है आरोह का, उसमें से हमारे सामने 3 प्रश्न रखे गए हैं, 2 प्रश्न करने हैं लेकिन सिर्फ 60 शब्दों में। तो एक प्रश्न हमारा रहेगा 3 मार्क्स का।
ठीक है, तो पहला प्रश्न है, पहलवान की ढोलक कहानी पारंपरिक रूप से लोकप्रिय कुश्ती जैसे खेलों के प्रति नई पीढ़ी की सोच में आए परिवर्तन को व्यक्त करती है। टिप्पणी कीजिए। अब क्या होता है, राजा साहब जो हैं वो कुश्ती के बड़े प्रेमी थे, तो इसीलिए वो जो है पहलवान को अपने यहाँ लेकर जाते हैं, राज पहलवान बना के रखते हैं, उसके परिवार को पालते हैं, सब कुछ। लेकिन जब राजा साहब की मृत्यु हो जाती है तो उनका बेटा जब आता है तो उसका इंटरेस्ट कुश्ती में नहीं है, वो घुड़सवारी में इंटरेस्ट रखता है, तो वो उसको राज पहलवान के पद से हटा देता है। तो ये बताता है कि नई पीढ़ी जो है वो अपने नए खेलों के प्रति ज़्यादा इंटरेस्ट रखती है, ना कि हमारे जो प्राचीन खेल हैं। ये चीज़ हमने यहाँ पर देखी थी। तो देखिए क्या है, पुराने समय में कुश्ती एक लोकप्रिय खेल था। इसमें बल साहस के साथ कौशल का प्रदर्शन होता था। इन खेलों को जनता और शासन का समर्थन प्राप्त था। पहलवान गांव की शान हुआ करते थे। लुट्टन पहलवान को राज दरबार द्वारा संरक्षण प्रदान था, लेकिन उसके पुत्र ने इसे व्यर्थ का बोझ समझकर संरक्षण समाप्त कर दिया। और किसके, राजा के पुत्र ने इसे फालतू का बोझ का, फालतू का खर्चा है, हटाइए इनको यहाँ से। तब लुट्टन की स्थिति खराब हो गई। इसी प्रकार वर्तमान पीढ़ी का तकनीकी मनोरंजन तथा अर्थोपार्जन में सहायक खेलों की ओर झुकाव अधिक है होने से कुश्ती जैसे खेलों की उपेक्षा हो रही है। तो आज वर्तमान समय भी यही हो रहा है, इन खेलों की उपेक्षा हो रही है। क्यों? क्योंकि हम तकनीकी से रिलेटेड जो खेल हैं उन्होंने ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे हैं, इसलिए इन खेलों की तरफ लोगों के, अब देखिए आप कहीं पे अखाड़ा लगा हो, कहीं कुश्ती हो रही हो, ऐसा बहुत कम सुनने को मिलता है, और पहले बहुत हुआ करता था। तो इसका यही कारण है कि अब इन जैसे जो प्राचीन खेल हैं उनकी उपेक्षा कहीं ना कहीं हो रही है। प्रश्न संख्या 2 है, बाजार दर्शन निबंध उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद की अंतर्वस्तु को समझाने में बेजोड़ है। उदाहरण देकर इस कथन का स्पष्ट कथन पर प्रकाश डालिए। अब बाजार दर्शन में क्या था, उपभोक्तावाद, यानी कि जब हम बाजार में जाते हैं तो चीज़ों को खरीदते हैं तो हम उपभोक्ता होते हैं। और उसी तरह बाजारवाद, बाजार सजा रहता है, हमको लुभाता रहता है। तो बाजार दर्शन के पाठ के आधार पर हमें बताना है कि ये दोनों चीज़ें कैसे हैं। बाजार दर्शन निबंध उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद की अंतर्वस्तु को समझने में बेजोड़ है। बाजार का जादू वास्तव में रूप का जादू है। बाजार का जादू चढ़ने पर उपभोक्ता बाजार के आकर्षण पर मोहित होकर गैर जरूरी चीजों को खरीदने के लिए विवश हो जाता है, परंतु घर आकर ये वस्तुएं व्यर्थ लगने लगती हैं। भाई हम वहां क्या बाजार के जादू में फंसे, चीजें खरीद लाए, घर लेकर आए, हम कह ये तुम्हारे काम की नहीं है, हमने ले ली फालतू में, इसका क्या मतलब था। बाजार दर्शन की सार्थकता वही समझता है जो आवश्यकताएं की वस्तुएं ही खरीदता है। तो हम सार्थकता कब देते हैं, जब हमारी जरूरी है हम वही चीज खरीदें, फालतू की चीजों को ना खरीदें। बाजार में जाकर योग्य उपभोक्ता को बाजारवाद के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। उपभोक्ता और बाजारवाद में एक प्रकार का द्वंद्व होता है। जो उस द्वंद्व को बचने के लिए बुद्धि का प्रयोग करके चलता है वही मनुष्य जीत को प्राप्त करता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है, बाजार में तो आकर्षण भरे पड़े हैं, जब हम बाजार जाएं तो हमें जो है हमारी उपभोग, जो हमारी काम की वस्तु है, हमें सिर्फ वही खरीदना है। ये नहीं कि बाजार में पहुंच गए और अंडसन खरीद लिया जिसका हमें कोई मतलब ही नहीं था। तो यहाँ पर हमको करना क्या है, जो हमारे काम की चीज़ है हमें सिर्फ उतनी चीज़ें खरीदनी है, तभी हम सही तरीके से न्याय बाजार के साथ कर पाएंगे। प्रश्न संख्या 3 है, पुत्र की चाह में परिवार के लोग ही कन्या को जन्म देने वाली माँ के दुश्मन हो जाते हैं। इस प्रवृत्ति पर भक्तिन पाठ के आधार पर टिप्पणी कीजिए। अब भक्तिन के जो है एक नहीं 3 पुत्रियां होती हैं, और उसके उसकी जेठानियों के पुत्र ही पुत्र होते हैं, उसके सास के भी पुत्र थे। तो इस कारण क्या है, तो इसने कई पुत्रियों को जन्म दिया, तो उसे घर का सारा काम दे दिया जाता है, उसकी लड़कियों के उसको खाना भी अच्छे से नहीं दिया जाता। तो यहाँ पर जो है इसकी सज़ा जो है स्त्री को दी जाती है, उस माँ को दी जाती है जो पुत्र ही पैदा कर सकती है। तो ये एक विडंबना हमने भक्तिन पाठ में देखी है। भक्तिन के परिवार में उसकी सास के 3 पुत्र हुए, जेठानियों के भी पुत्र ही पैदा हुए, परंतु भक्तिन ने 2 कन्याओं को जन्म दिया। जेठानियां मानती थी कि छोटी बहू ही खानदान लीक छोड़कर चली है, यानी कि खानदान से आगे चली है, इसीलिए उसे दंड मिलना आवश्यक है। आज भी समाज में लड़का लड़की में भेद किया जाता है। आज भी समाज में पुत्र को ही वंश चलाने वाला माना जाता है। यह भेदभाव पुरुषों से अधिक स्त्रियां करती हैं, जैसा भक्ति इनकी जेठानियों ने किया। इससे स्पष्ट होता है कि स्त्रियां ही स्त्रियों की सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं। कि मतलब उसने पुत्र नहीं पैदा किया तो इस पे अत्याचार भी कौन कर रहा है, स्त्री ही कर रही है।
तो यहाँ पर हमने इस पाठ में देखा कि किस तरीके से स्त्री ही स्त्री की दुश्मन बनी है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 13। ये हमारे प्रश्न पत्र का आखिरी प्रश्न है। यहाँ पर हमसे गद्य खंड पर आधारित 3 प्रश्न पूछे गए हैं। हमें 2 प्रश्न करने हैं, लेकिन हमारी वर्ड लिमिट रहेगी 40, यानी कि हम 40 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। एक प्रश्न जो है हमारा वो रहेगा 2 मार्क्स का, तो 2 प्रश्न करने हैं, 4 मार्क्स का हो जाएगा। देखिए पहला प्रश्न क्या है, डॉक्टर अंबेडकर ने राजनीतिक को व्यवहार में किस प्रकार व्यवहार्य सिद्धांत की आवश्यकता बताई है। कि मतलब हम जो राजनीतिज्ञ होते हैं उन्हें अपने व्यवहार में इस राजनीति के सिद्धांत को कैसे ला सकते हैं, क्या कर सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने राजनीतिज्ञ को अपने व्यवहार में समाज के सभी वर्गों और मनुष्यों के साथ बिना किसी भेदभाव के समान व्यवहार सिद्धांत की आवश्यकता बताई है। क्योंकि एक राजनीतिज्ञ जो है उसे समाज में सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, उसे किसी तरह का ऊंच नीच भेदभाव नहीं करना चाहिए, और ये उसके नेचर में होना चाहिए, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए, वो एक्चुअल में उसके नेचर के अंदर होना चाहिए। उनके अनुसार मानवता के दृष्टिकोण से समाज को वर्गों में या श्रेणियों में नहीं बांटा जा सकता, अतः सब मनुष्यों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। तो आप देखते हैं कि एक ही धर्म में बहुत सारी जातियां होती हैं, वर्ण होते हैं, तो उनके अनुसार जो है हमें अलग अलग जातियों में नहीं बांटना चाहिए, क्योंकि जब हम अलग जातियों में बांटते हैं तो हमारे व्यवहार में भी जो है वो भेदभाव आ जाता है। तो एक अच्छे समाज के लिए ये कार्य नहीं करना चाहिए। प्रश्न संख्या 2 है, जाति प्रथा के दूषित सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। जाति प्रथा का जो दूसरे सिद्धांत क्या था, जाति के हिसाब से जो है श्रम का विभाजन करना सबसे बड़ी बात थी। तो क्या है, किसी व्यक्ति के प्रशिक्षण अथवा उसकी क्षमता पर विचार किए बिना माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार जन्म से पूर्व ही उसका पेशा निर्धारित करना जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत है। यानी कि एक बच्चा माँ के गर्भ में है, हमें नहीं पता कि वो क्या क्षमता लेकर पैदा होगा, कैसा होगा, कुछ नहीं पता, लेकिन जो वो गर्भ में ही है तो ही उसका जो है व्यवसाय निर्धारित कर दिया जाता है कि उसे पैदा होने के बाद क्या काम करना है। तो ये जाति प्रथा का सबसे दूषित सिद्धांत है। अच्छा, डिसाइड भी कर दिया जाता है, और आगे चलकर अगर उसे उस व्यवसाय में धन प्राप्त नहीं होता और वो अपना व्यवसाय बदलना चाहता है कि ताकि वो अपना जीवन चला सके, तो उसको इस बात की भी पाबंदी होती है कि वो अपना व्यवसाय नहीं बदल सकता। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही दूषित सिद्धांत के अंतर्गत आती हैं जाति प्रथा के। ये प्रथा मनुष्य को एक ही पेशे में बांध देती है, फिर चाहे पेशा किसी के लिए उपयुक्त हो या ना हो, किसी की उसमें रुचि हो या ना हो, फिर भी वह चाहे पर्याप्त ना हो, तो यहाँ पर उसे ताउम्र उस पेशे के साथ बनना पड़ता है, चाहे वो उसको करना चाहे ना करना चाहे, वो उसमें अर्न कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, मगर उसे वही करना है। तो ये जाति प्रथा का सबसे दूषित सिद्धांत है। प्रश्न संख्या 3 है, शिरीष के पुष्प को शीत पुष्प भी कहा जाता है। ज्येष्ठ मास की प्रचंड गर्मी में फूले वाले फूल को शीत पुष्प संज्ञा किस आधार पर दी गई है। गर्मी में आप ज्येष्ठ मास मतलब यानी कि मई जून की भयंकर गर्मी जब लू चल रही होती है, उसमें भी शिरीष का फूल बहुत ही सरस ढंग से खिला रहता है और वो आसपास के वातावरण से रस लेकर खींचता रहता है। तो इस प्रचंड गर्मी में जो फूल खिला हुआ है उसको शीती पुष्प तो कहेंगे। तो किस आधार पर इसको बोल रहे हैं वो आपको यहाँ लिखना है। शिरीष का फूल प्रचंड गर्मी में भी खिला रहता है, वह लू और उमस में भी मस्ती से खिलता है, गर्मी की मार झेलने के बाद भी ठंडक देता है, अर्थात विषम परिस्थितियों में भी वह सहनशील रहता है, वह समता का भाव रखता है। इस प्रकार वह प्रत्येक मौसम में आए परिवर्तन को स्वीकार कर अपना संतुलन बनाए रखता है, इसीलिए इसे शीत पुष्प की संज्ञा दी गई है। तो मतलब इतनी गर्मी में भी वो शीतल है, यानी कि वो एक शीत पुष्प है, यही समझकर लेखक ने उसे शीत पुष्प की संज्ञा भी दी है। तो इस प्रश्न के साथ ही हमारा ये प्रश्न पत्र संख्या 9 यहाँ समाप्त हुआ। आई होप आप सभी को अच्छे से सारे प्रश्न आए होंगे, आ रहे हैं ना। तो बस इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए। अभी हमारे पास पेपर नंबर 10 भी है, जिसे लेकर हम जल्दी ही आपके सामने उपस्थित होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।